कभी इस बात पर ध्यान गया है कि कोई जितना ज्यादा दूसरों को संभालने और उनकी मदद करने की कोशिश करता है, उसकी अपनी जिंदगी उतनी ही बिखरने लगती है। हमें तो यही सिखाया गया है कि हमेशा दूसरों के काम आना, उनके लिए मौजूद रहना एक बहुत बड़ा गुण है। पर क्या हो अगर ये हर किसी का दर्द अपने ऊपर ले लेना असल में एक मनोवैज्ञानिक जाल हो, एक ऐसा जाल जो धीरे धीरे हमारी सारी शारीरिक यानी लाइफ एनर्जी को खत्म करने के लिए बनाया गया है। आज हम इसी सोच में एक बहुत गहरे और जरूरी बदलाव को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम में से कई लोगों को परेशान करता है। ऐसा क्यों होता है कि दूसरों की जरूरतों को पूरा करते करते हमारी अपनी ही ऊर्जा खत्म हो जाती है? इस विश्लेषण में हम इसी विरोधाभास की, इसी पैराडॉक्स की तह तक जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले उस मूल समस्या को समझते हैं, जिसे हम कह सकते हैं उपलब्धता का जाल या द अवेलेबिलिटी ट्रैप। ये समाज की डाली हुई एक आदत है कि हमें हमेशा हर किसी के लिए मौजूद रहना चाहिए। ये जो लाइन है ना, यही इस पूरी चर्चा का सेंटर है, जो हमारी एक बहुत गहरी मान्यता को चुनौती देती है। ये सोचना कि हमेशा उपलब्ध रहना अच्छा है, असल में एक बहुत ही विनाशकारी पैटर्न है, जो हमें अंदर ही अंदर से खोखला कर देता है। इनमें से कुछ चीजें जानी पहचानी लग रही हैं? शायद हाँ। ये वो व्यवहार हैं जो दिखाते हैं कि कोई इस जाल में फंसा हुआ है। ये छोटी छोटी आदतें, जैसे घुटन होने पर भी हाँ कह देना या थके होने पर भी फौरन जवाब देना, ये धीरे धीरे हमारी सारी एनर्जी सोख लेती हैं और आखिर में बस एक खालीपन का एहसास रह जाता है। अब इस समस्या के दार्शनिक जड़ों को समझने के लिए हम फ्रेडरिक नीचे के एक बहुत ही दिलचस्प विचार की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने इसे कहा था झुंड की नैतिकता या हर्ड मोरालिटी। तो ये झुंड की नैतिकता आखिर है क्या? देखिए, नीचे के हिसाब से ये एक ऐसा सामाजिक कोड है जो हमें कन्फॉर्मिटी सिखाता है, मतलब भीड़ के साथ चलना। ये हमें बताता है कि दूसरों को खुश रखना, खुद को थोड़ा छोटा बनाना और कभी किसी को नाराज ना करना ही सही तरीका है, जबकि असल में ये सिर्फ कमजोरों का एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। तो होता क्या है? असल में जब कोई लगातार दूसरों को ही बचाता रहता है ना, तो वो जाने अनजाने में खुद को ही पीछे छोड़ रहा होता है। और इसके मूल में क्या है? दूसरों की नजरों में अच्छा बने रहने की चाहत और किसी भी तरह के रिजेक्शन से बचने का डर। और यहीं पर असली खतरा छिपा है। जब कोई अपनी कीमत दूसरों की आंखों में ढूंढने लगता है, तो वो अपनी ताकत उन्हीं के हाथों में दे देता है, और यही चीज उससे और ज्यादा कमजोर और असुरक्षित बनाती है। तो ठीक है, बाहर से तो ये दबाव आ रहा है, लेकिन इसकी एक अंदरूनी कीमत भी तो चुकानी पड़ती है ना? आइए देखें कि यह हमारी मानसिक ऊर्जा को आखिर कैसे खत्म कर देता है। और इस अंदरूनी कीमत को समझने में हमारी मदद करेंगे एक और महान दार्शनिक, कार्ल युंग। उनका मानसिक ऊर्जा या साइकिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट इस पूरी पहेली को सुलझाने में बहुत मदद करता है। युंग ने एक बड़ी सिंपल सी बात समझाई कि हमारा दिमाग, आप समझिए, एक एनर्जी सिस्टम जैसा है। हमारे पास एक लिमिटेड, एक सीमित मात्रा में मानसिक ऊर्जा होती है, और हम जो भी करते हैं, सोचना, महसूस करना, किसी बात पर रिएक्ट करना, उस सब में ये ऊर्जा खर्च होती है। और ये जो इमोशनल इमरजेंसी बटन वाला आइडिया है ना, ये बहुत पावरफुल है। सोचिए, जब कोई हर किसी के लिए बटन बन जाता है, तो वो अपनी जीवन ऊर्जा उन्हें सौंप रहा होता है, और फिर दिन के आखिर में क्या बचता है? सिर्फ गहरी थकान और एक ऐसा खालीपन जिसे हम समझा भी नहीं पाते। और इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है? हमारा अपना वजूद वो जैसे मिटने सा लगता है। हम बस एक खाली कैनवस बन जाते हैं, जिस पर दूसरे लोग अपनी परेशानियां, अपनी भावनाएं और अपनी अधूरी बातें प्रोजेक्ट करते हैं। वो असल में हमसे नहीं, बल्कि हमारे द्वारा निभाई जा रही भूमिका से जुड़ते हैं। लेकिन युंग हमें सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताते, वो एक उम्मीद भी देते हैं। उनका ये विचार समाधान की ओर हमारा पहला कदम है। एक स्वस्थ मन अपनी ऊर्जा को बाहर यूं ही बहने नहीं देता, वो उसे अपने अंदर सहेजना जानता है। और यहीं से हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। अपनी शक्ति वापस पाने का तरीका है जानबूझकर स्ट्रैटेजिकली अनुपलब्ध रहने की कला को अपनाना। स्क्रीन पर देखिए, ये वो बदलाव है जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक तरफ है वो मानसिकता जो हमेशा दूसरों को खुश रखने में लगी रहती है, थकी हुई और खाली महसूस करती है, और दूसरी तरफ है संप्रभु मानसिकता यानी सॉवरेन माइंडसेट, जो खुद की कीमत जानती है और अपनी ऊर्जा की रक्षा करती है। ये सिर्फ व्यवहार का नहीं, बल्कि पूरी सोच का बदलाव है। हाँ, एक बात के लिए तैयार रहना होगा। जब कोई ये बदलाव लाना शुरू करता है ना, तो जो लोग उसकी उपलब्धता के आदी हो चुके हैं, वो शायद चिढ़ जाएंगे। वो कह सकते हैं कि अरे तुम तो बदल गए हो,
लेकिन ये इस बात का संकेत है कि आपकी बाउंड्रीज काम कर रही हैं, ना कि आपने कुछ गलत किया है। तो सवाल यह है कि इस थ्योरी को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए। चलिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं, जिसे हम कह सकते हैं सचेत अनुपलब्धता का अभ्यास। ये प्रोसेस ना बहुत छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। हर मैसेज का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है, थोड़ा रुकें। अगर कोई बातचीत आपकी एनर्जी खींच रही है तो खुद को उससे बाहर निकलने की इजाजत दें। और सबसे जरूरी बात, अपनी अनुपलब्धता के लिए किसी को लंबी चौड़ी सफाई देने की जरूरत नहीं है। हाँ, शुरुआत में थोड़ी गिल्ट, थोड़ा अपराध बोध महसूस हो सकता है, पर यह बदलाव का एक नॉर्मल हिस्सा है। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान कठोर या मतलबी बन जाए। नहीं, इसका मतलब बस एक चुनाव करना है, अपनी ऊर्जा पर अपना अधिकार जताना है। ये तय करना है कि आप अपनी ऊर्जा कहाँ और किसे देना चाहते हैं। तो आखिर में इस पूरी प्रैक्टिस का, इस पूरे अभ्यास का मकसद क्या है? इसका इनाम है अपने सच्चे, स्वतंत्र और संप्रभु स्व को पाना। कार्ल युंग ने इस अल्टीमेट साइकोलॉजिकल प्राइज को एक नाम दिया है, इंडिविजुएशन। ये अपने भीतर संपूर्ण बनने की यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जहां हमारी खुशी और आत्ममूल्य बाहरी दुनिया की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करते। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हर बार जब बाहरी दुनिया की अनावश्यक मांगों को ना कहा जाता है तो असल में अपने आंतरिक स्व को हाँ कहा जा रहा होता है। ये अपनी ऊर्जा और अपनी शांति को प्राथमिकता देने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। और अब इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जरा सोचिए, जब आपकी व्यक्तिगत शांति आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता बन जाती है, एक ऐसी चीज जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, तब आपके जीवन में क्या क्या संभव हो सकता है।